जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का अगस्त में 4 को जो है आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है और हिंदी का हम लोग आज पार्ट 1 करेंगे। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों सवालों को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जो हो रहा है मंथली टेस्ट, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है एंड सब्जेक्टिव भी आता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। पहला सवाल है आपका कि लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, आपको बतानी है। तो ये जो पाठ है ये यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा सवाल है लहासा की और पाठ का लेखक कौन है। तो लहासा की और पाठ का जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपको बतानी है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आजमगढ़ के पंदहा गाँव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा है। तो इन्होंने जो शास्त्र लिखा है वो शास्त्र लिखा था आपका घुमक्कड़ शास्त्र। कौन सा शास्त्र लिखा है? घुमक्कड़ शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया। तो इन्होंने जो धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1963 में हुई थी। ठीक है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुची कुची का क्या अर्थ होता है। तो कुची कुची का जो अर्थ होता है वो होता है दया दया। लेखक एवं उसके मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे। तो लेखक और उसके जो मित्र थे वो भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। तो तिब्बत के लोग जो टोंटीदार बर्तन हुआ करता था उसको खोटी कहते थे। निर्जन शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो निर्जन शब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है आपका नी प्लस नेर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी हुई थी, आपको बतानी है। तो मंदिर में जो पोथियाँ रखी हुई थी वो रखी हुई थी 103। मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? 103। भरिया किसे कहते हैं, आपको बतानी है। तो भरिया जो होता है वो भारवाहक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती है, आपको बतानी है। तो तिब्बत की औरतें जो चाय कूटा करती थी वो कूटा करती थी आपका ऑप्शन नंबर बी चोड़ी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो तिब्बत में जो सबसे खतरे की जगह है वो है आपका डांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीटे किस आकार का स्थान होता है। तो भीटे जो आकार का स्थान होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी टीले के आकार का ऊंचे स्थान को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका कि लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते थे। तो ये जो रास्ता अपनाए थे वो कौन सा रास्ता था? भीख मांगने का रास्ता अपनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया कि लेखक किस तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला जा रहा था। तो लेखक जो चला जा रहा था वो दोनिक्य वक्स्तों की तरह। ठीक है, छद्म वेश का क्या अभिप्राय है। तो छद्म वेश का जो अभिप्राय है वो हो जाएगा आपका बनावटी वेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगोलों का मुंह कैसा होता है। तो मंगोलों का जो मुंह होता है वो होता है आपका लाल। कैसा होता है? लाल। थुक्पा क्या है। अब ये जो थुक्पा है वो क्या है वो बतानी है आपको। तो एक खाद्य पदार्थ होता है थुक्पा, खाने वाली चीज़ को कहते हैं। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो ये जो कहा था ये शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा था। शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर का था। तो यहाँ पर जो प्रत्येक का जो वजन था वो 15-15 शेर का था। ठीक है, ध्यान रखना है। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती हैं। तो तिब्बत की जो महिलाएं देती थी चाय वो देती थी आपका खोटी में। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता आपको बतानी है। तो ये जो इसकी क्या विशेषता थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो नमक मक्खन से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? नमक और मक्खन से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा। अब जो लेखक जो था वो किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा था। तो नमसे से विदाई लेकर चल पड़ा। लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, ये कथन किसका है। अब ये जो कथन है ये जो कथन था वो लेखक का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं। तो क्या पीकर रखते हैं भाई। तो ये रखते हैं छड़ पी करके। ठीक है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। तो लेखक जो कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लड़कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कोर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो लेखक जो था वो कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। तो वो लड़कोर पे जाते हुए रास्ता क्या हो गया था? भटक गया था। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। इसमें कह रहा है कि तिब्बत की ज़मीनों पर किनका आधिपत्य था। तो तिब्बत की ज़मीनों पर जो जागीरदारों का आधिपत्य था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लहासा की और पाठ में वर्णित यात्रा की लेखक की कौन सी यात्रा थी। तो ये जो यात्रा थी लेखक की ये पहली यात्रा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लहासा की और पाठ में तिरतरी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था। अब ये जो घिरा हुआ था ये आपको बतानी, तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है तिड़री के मैदान की क्या विशेषता थी। तो तिड़री के जो मैदान थे उसकी जो विशेषता आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन में वो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली। तो लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए जो सहायता ली थी वो घोड़े की सहायता ली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। उस समय किसी भी भारतीयों को कहाँ जाने की मनाही थी, यानी कि मना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत में जाने के लिए मना किया गया था। वो रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था। तो वो जो रास्ता था जिस रास्ते से वो लोग गए थे वो किसके प्रयोग में आता था। तो ये प्रयोग में आता सैनिक और व्यापारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। चलिए पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसमें कहा गया है कि तिब्बत में डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे कैसे सजाया गया था। तो तिब्बत में डांडे के देवता का स्थान ऊंची चोटी पर था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा हमारा कि डांडे नामक स्थान की प्राकृतिक सौंदर्य का आपको वर्णन करना है। तो डांडे नामक स्थान समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। वहाँ लेखक के दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई देते थे। भीटे की और देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ ना बर्फ़ की सफ़ेदी थी ना हरियाली। उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है आपका तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करना है। तो तिब्बत में ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर यानी कि बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंधन देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था, जहां उन्हें पकड़े जाने के डर नहीं था। तो तिब्बत में डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहां 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता था। उस समय वहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।